नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 11 मई से 17 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे, और लाइक करें और शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पहलगाम आतंकी हमले। भारत के जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था कुछ दिन पहले, पिछले महीने में। तो आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा शुरू किए गए जवाबी कार्रवाई, भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू किया था जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। तो जवाबी कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी। तो ये संघर्ष विराम कब घोषणा की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 10 मई 2025 को। 10 मई 2025 को संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी। भारत में जो आतंकवादी हमला हुआ था, पहलगाम आतंकी हमला कश्मीर में, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कार्रवाई शुरू किया था पाकिस्तान में आतंकवादी कैंपों पर। और यह कार्रवाई जो शुरू हुआ था 7 मई को शुरू हुआ था। 10 मई को संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप का ही एक सोशल साइट है जिसे ट्रूथ सोशल कहा जाता है। ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले इस संघर्ष विराम की जानकारी साझा की थी, जिसके बाद से अभी भारत में वर्तमान में विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है। रोहित शर्मा एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी है। वनडे में जो दोहरा शतक है, इसमें वनडे में सबसे हाईएस्ट स्कोर भी दोहरा शतक में इनका रोहित शर्मा का ही है। रोहित शर्मा के घोषणा के बाद से कोहली ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने नई दिशा पहल शुरू की है? तो नई दिशा पहल शुरू की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस के द्वारा नई दिशा पहल शुरू की गई है, और यह पहल जो शुरू की गई है, यह स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करने के लिए यह पहल शुरू की गई है। वैसे छात्र जो आर्थिक या पारिवारिक समस्याओं के कारण पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें इस नई दिशा पहल के साथ फिर से अपनी दोबारा शिक्षा प्रणाली में उन्हें शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को हाल ही में राष्ट्रपति ने नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। नालसा अर्थात राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा अर्थात राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसका कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत को हाल ही में नियुक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त करने की परंपरा रही है। तो इसी परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्छ नियुक्त किया है। जब नालसा की बात हो रही है तो नालसा की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 1995 ईस्वी में नालसा की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है यह नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य है गरीबों और वंचितों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करना। नालसा की जो प्रमुख गतिविधियां हैं वे लोक अदालतें लगाती हैं, कानूनी जागरूकता अभियान, विधिक सहायता शिविर, संवैधानिक विधिक सहायता शिविर आदि का ये संचालन करती है। संवैधानिक आधार है इसका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत, जिसमें समान न्याय सुनिश्चित करने की बात की गई है, इसी के तहत नालसा की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्लामिक कानून शरिया का हवाला देते हुए किस देश ने शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अर्थात अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने शरिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन है, तालिबानियों का शासन अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने आधिकारिक रूप से शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया, और यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि यह इस्लामी कानून, जो उनका इस्लामी कानून शरिया होता है, यह शरिया के अनुरूप इसे नहीं माना है। इस तरह अफगानिस्तान ने शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी में पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ये भूटान। भूटान क्रिप्टो करेंसी में भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। भूटान जो है यह पहला संप्रभु देश बन गया है जिसने आधिकारिक रूप से अपनी पर्यटन नीति में क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को लागू किया है। भूटान ने बिनांस पे और डीके बैंक के साथ साझेदारी में इस क्रिप्टो करेंसी आधारित भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पिपराहुआ बौद्ध स्तूप बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो पिपराहुआ बौद्ध स्थल जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। पिपराहुआ बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। पिपराहुआ में खुदाई से प्राप्त अवशेष को नीलामी कंपनियों में से एक सोथबाइस द्वारा बिक्री के लिए रखे जा रहे हैं, जिसका भारत सरकार ने इस बिक्री का विरोध किया है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। तो पिपराहुआ स्थित है बिहार के, पिपराहुआ स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व विधि संघ वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन का मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुवन रिपु को। भुवन रिपु को हाल ही में विश्व विधिक संघ अर्थात वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया गया। क्या से? मेडल ऑफ ऑनर से। वरिष्ठ वकील और बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन रिपु को विश्व विधि संघ के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें डोमिनिक गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 के दौरान प्रदान किया गया। तो डोमिनिक वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित किया था? डोमिनिक गणराज्य में। वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? डोमिनिक गणराज्य में। और यहीं पर इसी वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 में भुवन रिपु को क्या किया गया है? सम्मान दिया गया है, मेडल ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया है। यह पहले भारतीय वकील बने हैं जिन्हें मेडल ऑफ ऑनर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह जो पुरस्कार होता है बाल श्रम, तस्करी, बाल विवाह और यौन शोषण के विरुद्ध जीवन पर्यंत कानूनी संघर्ष के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता की कहानी निम्न में से किस राजनेता की आत्मकथा है जो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल भी हैं? तो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है जनता की कहानी। बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। इसका विमोचन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था और विमोचन जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अजय कुमार को। अजय कुमार को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अजय कुमार प्रीति सूदन का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। जो पहले यूपीएससी के अध्यक्ष थे प्रीति सूदन, इनका स्थान ग्रहण किया है अजय कुमार ने। अजय कुमार यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। जब यूपीएससी के अध्यक्ष की बात होती है तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूरा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पद्मश्री से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन का संबंध किस राज्य से है? तो सुबन्ना अय्यप्पन का संबंध कर्नाटक राज्य से है। हाल ही में कर्नाटक राज्य से संबंधित सुबन्ना अय्यप्पन का देहांत हो गया। और देहांत कैसे हुआ? कावेरी नदी में मृत अवस्था में उनका शव प्राप्त हुआ था, जिसके बाद से ये सुबन्ना अय्यप्पन चर्चा में आए थे। भारत में ब्लू रेवोल्यूशन अर्थात नीली क्रांति के प्रमुख वास्तुकार माने जाते हैं सुबन्ना अय्यप्पन जी, जो कर्नाटक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं ये BR गवई बने हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई बने हैं। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है और इन्हें शपथ ग्रहण कराया है भारत के राष्ट्रपति ने। इन्होंने संजय खन्ना का स्थान लिया है। जो संजय खन्ना पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 साल। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्ज में डूबे किस देश के मदद के लिए? भारत ने कर्ज में डूबे किस देश की मदद के लिए $50 मिलियन की ट्रेजरी बिल पारित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मालदीव के लिए। भारत ने मालदीव के लिए $50 मिलियन ट्रेजरी बिल पारित किया है। भारत ने मालदीव को $50 मिलियन ट्रेजरी बिल सहायता के लिए पारित किया है। मालदीव जो कि तेजी से बढ़ते सार्वजनिक ऋण और महामारी के प्रभाव से बहुत ही आर्थिक दबाव में है। मालदीव जो है हिंद महासागर में भारत का समुद्री पड़ोसी देश है।
अर्थात हिंद महासागर में स्थित है मालदीव, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। और नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत इसका भारत ने इस मालदीव को सहायता राशि बढ़ाई है। अब ट्रेजरी बिल के माध्यम से सहायता राशि दी गई है। तो ट्रेजरी बिल क्या है? ये सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक ऋण पत्र होते हैं जो तत्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। यह कम जोखिम वाला निवेश माना जाता है और अक्सर द्विपक्षीय आर्थिक सहायता में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक मारियंगेला हंगरिया ने वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? मारियंगेला हंगरिया ने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है और ये ब्राजील की हैं। मारियंगेला हंगरिया कहाँ की हैं? तो ब्राजील की हैं और इन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जीता है। ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं मारियंगेला हंगरिया, जो कि 2025 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर उनके क्रांतिकारी शोध के लिए दिया गया है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया से फसलों की वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घट जाती है। उनके शोध ने ब्राजील को दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश बनने में मदद किया है। वर्ल्ड फूड प्राइज की स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग ने वर्ल्ड फूड प्राइज की स्थापना की थी। और जो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है वह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे मिला है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है मेहदी हसन मेराज को और कैथरीन ब्रायस को। मेहदी हसन मेराज वर्ल्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है मेहदी हसन मेराज को और आईसीसी वोमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है कैथरीन ब्रायन को। मेहदी हसन मेराज जो कि हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और कैथरीन ब्रायस जो है स्कॉटलैंड की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के सबसे बड़े एकल स्थल नवीकरणीय ऊर्जा परिसर की स्थापना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने एकल स्थल नवीकरणीय ऊर्जा परिसर की स्थापना की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बेथपेल्ले गांव में इस परिसर की घोषणा की गई है। इसमें जो सौर क्षमता होगा 1800 मेगावाट का सौर क्षमता होगा अधिकतम और पवन ऊर्जा क्षमता जो होगा यह 1000 मेगावाट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यमन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में यमन के प्रधानमंत्री बने हैं सलीम सालेह बिन ब्रेक। यमन के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। ये सलीम सालेह बिन ब्रेक यमन के वित्त मंत्री थे जो अब यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। इन्हें अहमद अवद बिन मुबारक के इस्तीफे के बाद इन्हें नियुक्त किया गया। यमन जो है हाल ही में हूती विद्रोहियों के कारण चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षा उत्पाद कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडिया लिमिटेड ने ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए किस स्वदेशी उन्नत हथियार को विकसित किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भर्गवास्त्र। भारत की एक कंपनी है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड और यह रक्षा उत्पाद कंपनी है, भारत में रक्षा सामानों की उत्पादन करता है। तो इसने भर्गवास्त्र का उत्पादन किया। यह स्वदेशी तकनीक से विकसित यह भर्गवास्त्र है। यह कम लागत वाली काउंटर ड्रोन प्रणाली जो दुश्मन के ड्रोन झुंडों को पहचान कर उसे ट्रैक कर उसे नष्ट कर देता है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जब पहलगांव में हमला किया था उसके बाद से भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की थी सिंदूर के नाम से, तो इस जवाबी कार्रवाई के समय पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन से भारत पर हमला किए थे। ये ड्रोन झुंडों में भारत में आते थे और उन ड्रोनों को नष्ट करने के लिए भारत के द्वारा जो इक्विपमेंट यूज किया जाता था वो बहुत ही महंगे होते थे। तो वो सस्ते ड्रोनों को मारने के लिए भारत का बहुत ही खर्चा हुआ। इस स्थिति को देखते हुए अब भारत में भर्गवास्त्र विकसित किया गया। यह सस्ता है और उन ड्रोनों को आसानी से मार सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र किस देश ने शुरू किया है? दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र किस देश ने शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क ने शुरू किया है दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र। डेनमार्क के कैसो में
दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल उत्पादन संयंत्र उद्घाटन किया गया है। यह जो परियोजना है यह यूरोपियन एनर्जी और जापान की मिसुई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। संयंत्र जो है यह प्रति वर्ष 42,000 मीट्रिक टन ई मिथेनॉल का उत्पादन करेगा। जब डेनमार्क की बात होती रही है तो डेनमार्क के आसपास जो देश हैं नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को संयुक्त रूप से स्कैंडिनेवियाई देश के रूप में जाना जाता है। यह स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर बसे ये देश हैं जिन्हें स्कैंडिनेवियाई देश के रूप में जाना जाता है। किसे? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया, या किस स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 यह जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जारी करती है। और यह जो ट्रैकर है, इस ट्रैकर के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र ने 2024 में लगभग 145 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा क्षेत्र में ड्रोन घुसपैठ किया गया, प्रयोग में लाया गया जो ड्रोन था सोंगर ड्रोन, प्रयोग में लिया कौन सा ड्रोन लाया गया था? सोंगर ड्रोन। यह किस देश के द्वारा विकसित सशस्त्र मानव रहित हवाई प्रणाली है? तुर्की के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा भारतीय सीमा क्षेत्र में ड्रोन घुसपैठ किया गया और प्रयोग में क्या लाया गया? सोंगर ड्रोन। तो सोंगर ड्रोन किसने विकसित किया है? तुर्की ने विकसित किया है। सोंगर ड्रोन किस देश ने विकसित किया है? तो तुर्की ने विकसित किया है। हाल ही में पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रिक तक, ले अर्थात कश्मीर से लेकर सरक्रिक गुजरात तक 36 स्थानों पर लगभग 300 से 400 ड्रोन का उपयोग किया था घुसपैठ के लिए। और सोंगर ड्रोन जो था, इसी सोंगर ड्रोन के माध्यम से उसने घुसपैठ का प्रयास किया था। तो सोंगर ड्रोन तुर्की के द्वारा निर्माण किया गया था, इसे पाकिस्तान को दिया गया है। तो सोंगर ड्रोन तुर्की की रक्षा कंपनी आशीष गार्ड के द्वारा विकसित किया गया सशस्त्र मानव रहित हवाई प्रणाली है। यह तुर्की के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित, यह तुर्की के द्वारा पहला स्वदेशी रूप से निर्मित सशस्त्र ड्रोन है, अर्थात तुर्की ने स्वदेशी रूप से इसे बनाया था, जिन्हें सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। और इसी सोंगर ड्रोन का प्रयोग पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PL-15 जिसे थंडरबोल्ट 15 भी कहा जाता है, PL-15 को क्या कहा जाता है? थंडरबोल्ट 15 किस देश के द्वारा विकसित किया गया? एक लंबी दूरी की दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसका प्रयोग हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चीन के द्वारा। हाल ही में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसके विरुद्ध में पाकिस्तान के द्वारा PL-15 जिसे थंडरबोल्ट 15 भी कहा जाता है, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसका प्रयोग पाकिस्तान ने भारत के ऊपर किया था, जिसका निर्माण चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था। चाइना ने इसे पाकिस्तान को दिया था। यह जो मिसाइल है, यह मिसाइल को बहुत लंबी दूरी पर दुश्मनों के विमानों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत और जलवायु पैटर्न का बेहतर अध्ययन करने के लिए लिको MK++ नामक उच्च रेजुलेशन महासागर सिमुलेशन प्रणाली विकसित की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चीन ने लिको MK++ विकसित किया है। यह हाई रेजुलेशन सी सिमुलेशन प्रणाली है। यह किसने विकसित किया है? तो चीन ने विकसित किया है। चीन ने समुद्र और जलवायु पैटर्न का अध्ययन करने के लिए लिको MK++ नामक एक उच्च रेजुलेशन महासागर सिमुलेशन प्रणाली विकसित किया है। लिको MK++ का मतलब है वायुमंडलीय और महासागरीय मॉडलिंग प्रयोगशाला, वायुमंडलीय भौतिकी संस्थान, जलवायु महासागर मॉडल, जिसमें K++ उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग अपग्रेड है। लिको MK++ टाइफून जो कि चीन में आता है, यह महासागरीय तूफान है। चाइना में आने वाले महासागरीय तूफान को टाइफून कहा जाता है। तो लिको MK++ टाइफून, समुद्री हीट वेव और बाढ़ जैसे चरम मौसम की घटनाओं के पूर्वानुमान को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुक द्वीप
जिसे हाल ही में नए रूप में देखा गया किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है मदुक द्वीप। मदुक द्वीप छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण इस मदुक द्वीप पर विकास कार्यों की बारीकी से निगरानी की है। मदुक द्वीप जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? शिवनाथ नदी। तो इसी शिवनाथ नदी के द्वारा मदुक द्वीप का निर्माण किया गया है। इसका नाम मदुक इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो आकार है यह मेढक जैसा है। तो महानदी के द्वारा जो द्वीप निर्माण किया गया है, महानदी की जो सहायक नदी है शिवनाथ नदी, उसके द्वारा एक द्वीप निर्माण किया गया जिसका नाम है मदुक द्वीप। मदुक द्वीप एक नदी द्वीप है। इसका आकार मेढक के आकार का है, इसलिए इसे मदुक द्वीप कहा जाता है। जब नदी द्वीप की बात हो रही है तो विश्व की सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है वह माजुली द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली द्वीप है। और माजुली द्वीप कहाँ है? असम में है। माजुली द्वीप असम में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसे बनाया गया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा माजुली द्वीप का निर्माण किया गया। यह जो माजुली है यह असम में एक जिला भी घोषित किया जा चुका है। तो माजुली द्वीप को एक स्पेशल जिला भी बनाया गया है। धन्यवाद।